तो मार्केट 4 पे भी लाएगा तो 100 के लेवल पे कहीं यहाँ पे ले आएगा। आपको क्या लग रहा है कंसोलिडेशन क्यों हो रही है? यहाँ पे कंसोलिडेशन प्राइस टू बुक मल्टीपल 4 के आसपास की हो रही है, ठीक है? इसीलिए ये 100 रुपए के आसपास यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिला है। उसके बाद में स्टॉक ऊपर गया है क्योंकि एक हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है IREDA। IREDA पे काफी लोगों के क्वेश्चन थे। स्टॉक की जो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है हमें इसके IPO के बाद में। IPO का प्राइस लगभग 32 का था, 30-32 का प्राइस बैंड था। उसके बाद में आप देख सकते हो बहुत ही बम्पर ओपनिंग हुई, 100% से ज्यादा की ओपनिंग स्टॉक खुला है। और यहाँ पे देखो 2-3 दिन इसने साइडवेज ट्रेड किया, उसके बाद में क्या इसमें सॉलिड रैली देखने को मिली है और काफी लोगों ने मल्टी बैग रिटर्न्स बनाए। बहुत लोग जो है यहाँ कहीं ऊपर के भाव में इसमें फंस गए हैं और काफी लोगों का यही सवाल है कि क्या प्रॉफिट बुकिंग करें। तो वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे बाकी दूसरी कंपनीज के साथ में, इसके स्टॉक प्राइस को देखेंगे, इसके बाकी के जो नंबर्स हैं यहाँ पे आ रखे हैं, इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद डिसीजन आप खुद लोगे। मैं आपको कोई भी एनकरेजमेंट नहीं दूंगा बाय या सेल करने के लिए। बाय करना है, सेल करना है, आपकी मर्जी है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कशन करें, उसके बाद ही कोई बाय सेल का डिसीजन लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को इसका बिजनेस मॉडल नहीं पता, मैं क्लियरली आपको बहुत आसान शब्दों में समझा दूं। ये एक NBFC है, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे बैंक होता है वो लोगों को लोन देता है, उसी तरीके से NBFCs होती है। वो लोग बैंकिंग का काम तो नहीं करते हैं, मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट वाली सर्विसेज तो नहीं देते हैं, लेकिन पैसा उधार पे देते हैं और इनको RBI से पूरा एक लाइसेंस मिला होता है ये सब काम करने के लिए। तो ये एक गवर्नमेंट NBFC है। गवर्नमेंट इसीलिए PSU क्योंकि ये ओनरशिप है सारी गवर्नमेंट के पास में हैगी। दूसरी चीज़, इनका जो लोन ये लोग देते हैं वो बेसिकली एनर्जी डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर देते हैं, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है बेसिकली, देखो जैसे सोलर थर्मल प्लांट हो गया, विंड पावर, हाइड्रो पावर, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है, कैटेगरी में एथेनॉल, बायोमास, ये वो सब कैटेगरीज है जिसके अंदर कार्बन रिडक्शन होता है। इन सभी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस कंपनी को सेटअप किया हुआ है और ये इस कैटेगरी के अंदर इन सभी बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए लोन्स देते हैं जो भी लोग इस कैटेगरी के अंदर बिजनेस करते हैं। कुछ जो लोन्स है वो PSU कैटेगरी के अंदर आते हैं, कुछ इनके लोन्स ये प्राइवेट कैटेगरी के लोगों को भी देते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज को भी देते हैं जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। बात करते हैं इनके Q3 के रिजल्ट की, क्योंकि Q3 का रिजल्ट आया था और रिजल्ट काफी अच्छा आया था। वो इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर ग्रोथ आप देख रहे हो 44% की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 9 मंथ्स के बेसिस पे आप देखोगे 46% की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे सीधा नजर डालेंगे तो 336 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 67% की ग्रोथ है, 9 मंथ में 50% की ग्रोथ है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ आ रही है इनके Q3 के नंबर्स के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें किसी भी NBFC के अंदर इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो है उनके NPA। इसीलिए इसके अंदर देखो NPA, आप काफ़ी लोगों को लग रहा हो कि इसमें NPA क्यों है ना, मतलब लोन्स डिफॉल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूशंस को लोन देते हैं। देखो इंस्टीट्यूशंस भी जो होते हैं ना, कंपनीज होती हैं, वो डिफॉल्ट कर देती हैं। हो सकता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज को ये लोन देते होंगे वहाँ पर डिफॉल्ट रेट कम हो या बिल्कुल ना के बराबर हो, लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी लोन देते हैं, तो इसीलिए इनका NPA आपको देखो यहाँ पे 1% तक दिख रहेगा। लेकिन अगर इस नंबर को आप यहाँ पे कहीं देखोगे स्क्रीनर के अंदर तो थोड़ा ज़्यादा दिखता है ये, क्योंकि जो इनका ग्रॉस NPA है लगभग 3.13% के पास है, नेट NPA 1.65% के पास है। अब हो सकता है इन्होंने यहाँ पे शायद राउंड अप करके दे रखा हो नंबर, बट नेट जो NPAs है इनके सॉलिड है, लगभग 3.3% का NPA होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब एक खराब चीज़ है किसी भी NBFC के लिए। तो ये चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है आगे जाकर के ये इसको आगे थोड़ा सा मेंटेन करें, थोड़ा कम करें इसको, क्योंकि जितने अच्छे लोन से लोग आगे जाकर के देंगे उतना ही इनके NPAs कम होंगे। तो अभी तक की ग्रोथ जो है इनकी बहुत ही अच्छी आ रही है Q3 के नंबर्स को देखते हुए। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हो ये अपडेट्स आपको NSE की साइट पर जाकर के मिल जाएंगे। 20 फरवरी को आया ये अपडेट, जिसके अंदर देखो यहाँ पे IRDA अनवील्स विजन फॉर रिटेल डिवीजन एलिवेटिंग रूफटॉप सोलर। कहने का मतलब ये है IRDA जो है आगे जाकर के रिटेल डिवीजन को भी लोन देगा। रिटेल किसको कहते हैं? रिटेल आपके हमारे जैसे लोग, जो लोग इनसे लोन लेंगे, ठीक है। अभी तक ये लोग सिर्फ कंपनीज को लोन देते हैं, आगे जाकर के ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो भी लोग हैं हमारे आपके जैसे, उनको लोन्स देंगे। और वो लोन क्यों देंगे? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब अगर आपको अपने घर के ऊपर रूफटॉप के ऊपर आपको अगर सोलर पैनल लगाना है तो उसके लिए ये लोग आपको फाइनेंस करेंगे, आपको पैसा देंगे ब्याज पे। एक और यहाँ पे अपडेट देखो ये है, आगे जाकर के देखो PNB के साथ मिलकर के ये लोग को फाइनेंसिंग करेंगे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। तो PNB के साथ ये लोग इसीलिए कोलैबोरेशन कर रहे हैं ताकि आगे जाके बड़े प्रोजेक्ट्स को ये लोग फंड कर सके और वहाँ से भी एक अच्छा बिजनेस बना सके, क्योंकि गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट है इस सेक्टर के अंदर। तो नेट ग्रोथ देखो आगे अच्छी लग रही है। 50% की ग्रोथ इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रिजल्ट के अंदर आ रही हैगी। यहाँ पे हमने क्लियरली देख लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% से बढ़ गया है, रेवेन्यू 44% से बढ़ रहा है और 9 मंथ के बेस पे 46% से बढ़ रहा है। बाकी इन दो आर्टिकल्स से जो इन्होंने खुद NSE को भेजे हैंगे, जो इनके अपडेट्स हैंगे, क्लियरली मालूम पड़ता है आगे रिटेल के अंदर एंटर करेंगे, प्लस आगे जाकर के ये और भी बड़े लोन्स करने वाले हैं कोलैबोरेटिवली PNB के साथ मिलकर के। तो विजन कंपनी का अच्छा हैगा, गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट हैगा। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इनका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि 2030 तक गवर्नमेंट खुद काफ़ी इस सेक्टर को सपोर्ट करने वाली है। क्योंकि जिन लोगों को देखो, जैसे मैंने बताया कि जो सेक्टर वाइज है, अगर यहाँ पे देखोगे तो जो कैटेगरी के अंदर जो ये लोन दे रहे हैं वो सब ये वाली कैटेगरीज है, ठीक है।
सोलर, विंड, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, एथेनॉल। तो एथेनॉल आपको पता है कितना आजकल चर्चा के अंदर है, एथेनॉल प्लांट्स, ठीक है। सोलर थर्मल आपको पता ही है, छत के ऊपर जो रूफटॉप वगैरह लगेगा, हाइड्रो पावर वगैरह। तो नेट नेट इन सभी चीज़ों के लॉन्च होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि देखो फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, प्रेजेंट अच्छा है कंपनी का, अभी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, फ्यूचर हमें दिख ही रहा है बहुत सॉलिड है। तो अभी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से क्या इसमें पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नजर आती है, वो ये है कि इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट बहुत ज़्यादा लगते हैं। और जिस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते हैं, देखो वहाँ पे क्लियरली ऑपरेटर गेम दिखता है ना। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ पे इनके नंबर्स को देख लेते हैं। देखो ये एक लार्ज कैप कंपनी, 41,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हैगी। स्टॉक पी 48 है, स्टॉक पी किसी भी एनबीएफसी के लिए 48 का होना काफ़ी ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। आरओसी ठीक है, एनबीएफसी के हिसाब से अच्छा है। डेट टू इक्विटी 6.77 है, मतलब ये अभी थोड़ा और डेट ले सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम अगर कंपेयर करें, ठीक है, इन कंपैरिजन टू पीएफसी भी जो है, देखो मैंने यहाँ पे इसको ओपन करके रखा हुआ है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये कंपनी, आईआरडीए की तरह ही है, ये भी गवर्नमेंट की एक कंपनी है। और यहाँ पर देखो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर लगभग 12% का लोन करता है, और इसका डेट टू इक्विटी लगभग 8.73% है। देखो मैं आप लोगों को ये सब कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक पिक्चर समझ में आए कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो डेट टू इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपका खुद का पैसा कितना है, आपने मार्केट से कितना उठा रखा है। तो अभी आईआरडीए जो है अभी मार्केट से और पैसा उठा सकता है इन कंपेयर टू द मार्केट कंपनीज के कंपैरिजन में। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये आईआरडीए है और आई डोंट नो स्क्रीनर के अंदर ये पेड वर्जन है, इसमें प्राइस टू बुक नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे पास में मनी कंट्रोल का पेड वर्जन है, मैं आपको वहाँ प्राइस टू बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस टू बुक आ रहा है 6.57 का, ये आप देख रहे हो बहुत छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरेज प्राइस टू बुक 6.57। अब 6.57 का प्राइस टू बुक किसी भी एनबीएफसी के लिए बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़ तो, ठीक है। प्राइस टू बुक होता क्या है, प्राइस टू बुक बेसिकली आपके मार्केट का स्टॉक प्राइस 155 है, लेकिन आपकी जो बुक वैल्यू है वो 6 टाइम्स कम है, ठीक है। कम होने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आईआरडीए का बुक वैल्यू 25 के आसपास रहा होगा, तो उसके ऊपर 6 टाइम्स या 6.5 टाइम्स जो है मार्केट ने उसको वैल्यू दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप उसको ज़्यादा प्राइस टू बुक दे रहे हो, इसका मतलब मार्केट को उम्मीद है आगे जा करके कंपनी बहुत तेज़ी से और ग्रोथ करने वाली है, इसकी बुक वैल्यू आगे जा करके और स्पीड से बढ़ने वाली है, ठीक है। तभी मार्केट उसको ज़्यादा प्राइस टू बुक देता है। अदरवाइज प्राइस टू बुक अगर बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ उतनी सॉलिड नहीं आएगी, तो आपको करेक्शन उसके अंदर देखने को मिलेगा सॉलिड। और अगर आप इसी चीज़ को पीएफसी से कंपेयर करोगे, तो पीएफसी का प्राइस टू बुक सिर्फ 1.42% है। और 1.42% काफ़ी लोग बोलेंगे शायद हो सकता है मार्केट ने इसको ज़्यादा प्राइस टू बुक इसीलिए नहीं दिया क्योंकि शायद इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके जो फाइनेंसिंग मार्जिन हैं लगभग 34% के हैं। ग्रोथ यहाँ पे भी देखो ठीक ठाक आपको नज़र आ रही होगी, प्रॉफिट्स आपको ठीक ठाक नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब मार्केट ने इसको क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इसके एनपीए देखोगे, लगभग इसके एनपीए भी लगभग 3% के आसपास हैं, और आईआरडीए के एनपीए भी लगभग 3% के आसपास हैं। अगर आप इसको आईआरएफसी से कंपेयर करोगे, हम करेंगे आईआरडीए जो यहाँ पे हमने स्क्रीन पे ओपन किया हुआ, और ये आईआरएफसी क्या करता है, रेलवे को लोन देता है। आईआरएफसी की प्राइस टू बुक 4.11 है, और आईआरएफसी की प्राइस टू बुक 4.11 पता है क्यों है, मैं दिखाता हूँ आप। इसके जो मार्जिन देखो ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे एनपीए नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे एनपीएस के अंदर इसीलिए नहीं है, मतलब इनके लोन्स में डिफ़ॉल्ट इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ रेलवे की कंपनीज़ को ही लोन देते हैं, और जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है पूरा पैसा इनको मिल जाता है, ठीक है। कुछ भी इनका एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता होगा उस हिसाब से। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है, आईआरडीए का प्राइस टू बुक 6.5 का अगर कैलकुलेट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, देखो अब इसके अंदर मार्केट में देखो बड़ा बज़ पता है क्या है, बड़ा बज़ ये है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है, बज़ क्रिएट किया जा रहा है। टेलीग्राम पे आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें न्यूज़ फ्लोट होती है, छोटे छोटे मैसेजेस आते हैं कि ये बहुत ग्रो कर जाएगा। हाँ बिल्कुल ग्रो करेगा, लेकिन आप एक चीज़ समझो कि ये लोन देता है, ठीक है। लोन देने के लिए ज़रूरी है कि लोग आईआरडीए से ही लोन लेंगे, आगे जाकर के जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने एक एमओयू साइन कर लिया, ऐसे कोई और साइन कर लेगा। गवर्नमेंट आपको क्या लगता है आगे जाके किसी और कंपनी को रोकेगी कि आप लोन मत दो? नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट का काम है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट करना, ना कि उसको ब्लॉक करना। अगर फॉर एग्जांपल कल को कोई एनबीएफसी दूसरी हो जाती है कि भाई बजाज फाइनेंस बोलता है मैं लोन करूंगा, या फिर एचडीएफसी बैंक बोलता है, आईसीआईसीआई बोलता है कि हम भी इसके अंदर लोन करेंगे, गवर्नमेंट से अगर वो अप्रूवल मांगे, वैसे तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो ये एक प्राइवेट लोन होते हैं, जिसको लेना है जाके ले लो, उनकी मर्जी है, वो एक नई कैटेगरी ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर इतना कुछ बदल नहीं जाएगा, कंपटीशन तो आगे आने ही वाला है। जहाँ पे पैसा होगा, जहाँ पे मार्जिन होंगे, वहाँ पे जो एनबीएफसीज हैं वो एंटर करेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि उनको भी नया नया सेक्टर चाहिए एक, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझो, ये कोई एक ऐसा नीश क्रिएट नहीं कर दिया इन्होंने कि हाँ अभी एकदम से इसमें बहुत ज़्यादा आपको आगे जाके कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, कंपटीशन आगे धीरे धीरे करके आएगा, नए नए प्लेयर्स इसके अंदर एंटर होंगे। तो नेट नेट मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि वैल्यूएशन जो है थोड़े से स्पाइक्ड है अभी,
48.2 का जो मल्टीपल है स्टॉक पी का बहुत ज़्यादा है और प्राइस टू बुक 6.5 का भी ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये प्राइस देख रहे हो यहाँ पे 213 पे आ गया था। मतलब ये एक इनसेन वैल्यूएशन है। 213 पे लगभग प्राइस टू बुक इसका 8-9 के ऊपर चला गया होगा, इसीलिए यहाँ करेक्शन आपको बहुत सॉलिड देखने को मिली है। अभी ये स्टॉक यहाँ कहीं पे देख रहे हो अपर सर्किट लोअर सर्किट मारता है। ऑपरेटर गेम है सिंपल, क्योंकि रिटेलर में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो स्टॉक लोअर सर्किट मार रहा हो अगले दिन रिटेलर उसके अंदर सर्किट खुलते ही एंटर होता है, ठीक है, वो भी इतने बड़े वॉल्यूम के साथ। नो डाउट रिटेलर्स को ये स्टॉक बहुत पसंद आ रहे हैं, पीएसयू के अंदर रिटेलर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप मेरा व्यू लोगे तो मुझे लगता है नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है। किसी का अगर 5 साल 6 साल का व्यू है तभी आप स्टॉक को खरीदना, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं साइडवेज रैली के अंदर ब्लॉक हो जाओगे। और जो लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं देखो वो लोग डेफिनेटली एक्सपर्ट होंगे, उनको डेफिनेटली इंट्राडे वगैरह और स्विंग ट्रेड्स वो लोग करते होंगे, उनको वॉल्यूम देखना आता होगा। मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा वॉल्यूम कितना आ रहा है और अभी प्राइस कितना चल रहा है, वो फिर एक बहुत लंबा सेशन हो जाएगा 2-3 घंटे का। बट नेट कहने का मतलब ये है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तभी इसके अंदर एंटर होना। आपका व्यू 5 साल का बन सकता है, आप इसे खरीद करके भूल सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। आपको ये पूरी ग्रोथ स्टोरी समझ आ रही है, क्योंकि देखो 50% की ग्रोथ कंपनी ने करी है, अगर आगे जाके 50% से ग्रो करेगा तो डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी आएगी। लेकिन आपका व्यू लंबा होना चाहिए। एक गलत रिजल्ट इस स्टॉक को सीधा यहाँ पे लेकर के आएगा 92 के आसपास, और ख़राब हुआ तो सीधा नीचे 80 के आसपास आएगा। ये प्राइस टू बुक 3-2 पे 5 पे आ जाएगा। ये 25 का प्राइस टू बुक का एवरेज निकलता है इसका, तो मार्केट 4 पे भी लाएगा तो 100 के लेवल पे कहीं यहाँ पे ले आएगा। आपको क्या लग रहा है कंसोलिडेशन क्यों हो रही है? यहाँ पे कंसोलिडेशन प्राइस टू बुक मल्टीपल 4 के आसपास की हो रही है, ठीक है, इसीलिए ये 100 रुपये के आसपास यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिला है। उसके बाद में स्टॉक ऊपर गया है क्योंकि ये पीएसयू की सारी रैली रही है, पीयूसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रैली बनी है उस एंगल से। तो नेट देखो मैं इतना ही बोलूँगा, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो बिल्कुल इसको खरीदो, लेकिन लॉन्ग टर्म हिसाब से खरीदो। कम से कम 5 साल की व्यू से ब्लॉक कर दो। अगर आप सोचते हो 6 महीने के अंदर मैं बुल रन के अंदर पैसा बनाऊंगा और निकल जाऊंगा, तो हो सकता है कि स्टॉक चले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलने में थोड़ी मुश्किल हो। 217 पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। देखो रैली तो आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बुल रन के सेंटीमेंट से मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से बाइंग वाइंग चल रही है अभी। लेकिन एक खराब रिजल्ट आएगा और स्टॉक सीधा नीचे दिखेगा आपको। तो जो भी खरीद रहा है सिंसियरली खरीदना, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से खरीदना, क्योंकि इसमें निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जब बेचना होता है तो सीधा लोअर सर्किट लगते हैं इसमें, तो वो एक थोड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर इसमें लोअर सर्किट लगने शुरू हुआ तो हो सकता है कि ये आपको 125 पे ला करके कहीं सर्किट को ओपन करे, ठीक है। मुझे पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, ये चार्ट देख करके मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो नेट देखो यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग थोड़ा सा इसको टेक्निकली भी देखो कितना प्राइस टू बुक जा रहा है, आगे जाके क्या ग्रोथ बन रही है इसके अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट आ रहा है, और कंपटीशन पे जरूर ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके ये नहीं कि ये कंपनी एक दिन में एकदम चमत्कार कर देगी, कुछ ऐसा हो जाएगा कि सारा लोन यही कर देंगे सब कुछ, इनके एनपीएज नहीं होंगे। जितना ज़्यादा लोन होगा उतना ज़्यादा एनपीए बढ़ेगा, उतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ठीक है। मैं नेगेटिव आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन देखो एनबीएफसी का स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते मार्केट के अंदर रहते हुए, क्योंकि ये एक बिजनेस है। और बीइंग अ रिटेलर मैं चाहता हूँ थोड़ा स्मार्ट बनो आप लोग, ठीक है। स्टॉक खरीदे हो थोड़ा समझ के खरीदो, दूर की एक विजन को देखते हुए खरीदो, थोड़ा समझ करके खरीदो। ऐसा नहीं कि कोई मैसेज आया और आपने फटफट खरीद लिया। तो नेट देखो यही है पूरा एनालिसिस। अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इन्फॉर्मेटिव लिखें, हेल्पफुल लगी हो हेल्पफुल लिखें। आपका कोई और सुझाव है स्टॉक से रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन हो किसी और दूसरी कंपनी से रिलेटेड, आप वो भी लिखें, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पर और भी ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोज़ मिल जाएंगे। हम कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशंस को डिस्कस करते हैं, फ्यूचर को डिस्कस करते हैं। तो आपको सब कुछ मिलेगा डिटेल के अंदर। आप 6 महीने पुराना वीडियो भी अगर देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी मार्केट के हिसाब से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।